साहब सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से स्टार्ट कर देते हैं हम आपके रीट और यूपी टेट की। जो आपका बाल मनोविज्ञान होता है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो मिक्स पूछी जाती है आपके टेट के एग्जाम में, उसकी आज फर्स्ट क्लास है। आज आपकी पूरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल ईवीएस की मैंने डाल दी थी, आज आपकी सीडीपी की फर्स्ट क्लास है। और देखिए, जो जिन बच्चों का रीट का एग्जाम है, आपको पता है रीट का एग्जाम खाली एक आपका ऐसा एग्जाम है, एक एग्जाम पास करने के बाद सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रीट के साथ साथ मैं आपकी यूपी टेट की भी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि जो इसके अंदर आपका सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान जो मिक्स करके आता है, सीटेट से अलग होता है, तो लगभग सेम चीजें देखने को मिलती है इस एग्जाम के अंदर। तो इस पूरे ही सिलेबस को मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, चाहे रीट का हो चाहे आपका यूपी टेट का हो, इन महत्वपूर्ण क्लास के माध्यम से। जो शाम को डेली आपका जो मैं क्लास लिया करूंगा, इसमें मैं आपको लिया करूंगा क्वेश्चन आंसर की सीरीज। उसके अलावा जो कंटेंट वाली वीडियो है, वो भी मैं आपको जल्दी से देना शुरू कर दूंगा, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा सकूं। जो आपका रीट का और यूपी टेट का सिलेबस है, वो कंप्लीट वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा कवर करा सकूं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत से बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि जब से सीटेट के एग्जाम में जो नोट्स दिए थे, उसमें से कितने नंबर को एग्जाम के अंदर आए थे, तो रीट के नोट्स की डिमांड आ रही है। तो मैंने कहा था रीट के नोट्स को बनाने में मैं लग गया हूं, लेकिन इनको बनाने में मुझे लगेगा अच्छा खासा समय। तो मुझे समय चाहिए, उसके बाद ही मैं रीट के नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि नोट्स मैं वही बनाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वरना जल्दबाजी में मैं आपको कोई चीज नहीं दे सकता। तो मार्च में आपको रीट के नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आपके भर भर के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए मेरा अभी नोट्स बनाने का सिर्फ रीट के ऊपर फोकस है, बाकी अभी किसी सब पेपर के मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो रीट वाले बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे मार्च के अंदर। बाकी मैं यूपी टेट, आपके रीट, आपका यू टेट, जितने भी अदर स्टेट के टेट है, उनको क्लास के माध्यम से मैं कंप्लीट ही करा रहा हूं, ये भी आप देख लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप लोग बिना कहीं कर ही देते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो जो लोग नए आया करो, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और क्लास के माध्यम से आप लोगों की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो के मैंने अंदर लिए, वो सभी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए अलग अलग टीचिंग एग्जाम के अंदर, टेट के एग्जाम के अंदर। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साथ में आप लोग भी इसे एक टेस्ट के थ्रू लेना और देखना वीडियो के एंड में आपने कितना स्कोर किया है, कितना आप लोगों को आता है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक समायोजन तंत्र में अतीत यानी जो पास्ट है, प्रेजेंट वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से जो सूचना इंफॉर्मेशन है शामिल है, वो क्या कहलाता है? कंपनसेशन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन या फिर रिप्रेशन? बताओ सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के आगे। ये आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो रक्षात्मक युक्तियां है, वहां से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। कोई सा ना कोई सा एक युक्ति आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इन सभी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी रक्षात्मक युक्तियां सभी को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में जल्दी डालूंगा कंटेंट वाली। फिलहाल इन चार के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले बात करता हूं आंसर की, फिर बताता हूं आपको चारों। आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका सेकंड, रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या काम करता है कि जैसे कोई आदमी जो कर रहा है, ठीक है, यानी वर्तमान में कोई काम, जैसे कोई काम कर रहा है या जो कोई काम करने वाला है, तो उसके संबंध में वो तर्क देता है। और तर्क कैसे देता है? या तो अच्छे तर्क देगा या फिर झूठे तर्क देगा। ठीक है, तर्क देगा, अपने अपनी बात को सही मनवाएगा। वो कैसे मनवाएगा? अब मान लीजिए कोई बच्चा रीट का एग्जाम देने वाला है, रीट के पेपर में बैठा, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल हो गया। अब फेल होने के बाद उसने क्या काम किए, तर्क कैसे दिया अपने घर पर आके अपने पापा को या मम्मी को कि पापा, रीट के मैंने तो तैयारी पूरी अच्छी तरीके से की थी, वो यूट्यूब पर सचिन सर ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया और पापा मैं फेल हो गया। पापा कहेंगे अच्छा यार, बड़ा बेकार आदमी निकला। तो यानी जो तर्क दिए उसने, अच्छे दिए और झूठे दिए, झूठ का सहारा लिया, अपने तर्क प्रस्तुत किए। या फिर दूसरा बोलेगा कि पापा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जिसके पेरेंट्स समझदार होंगे तो वो तो उसके तर्क निकाल देंगे बढ़िया करके और जिसके मासूम होंगे वो समझ जाएगा कि यार सच में आउट ऑफ सिलेबस आया होगा पेपर। तो यहां पर क्या काम हो रहा है? यहां पर झूठे तर्क का सहारा लिया जा रहा है अपनी बात को सही साबित करवाने के लिए। ठीक है, तो यही होता है आपका रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। उसके अलावा बाकी तीन के ऊपर भी आप एक बार नजर डाल लो। एक होता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर क्या होता है? प्रतिकरण, या इसका एक और हिंदी में नाम होता है क्षतिपूर्ति। इसको भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वरना इंग्लिश में नाम याद करना, आप जो भी ये डिफेंस मैकेनिज्म है इनके इंग्लिश में नाम याद करना, हिंदी में अलग अलग नाम दिए होते हैं। अब कंपनसेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो कोई आदमी फेल हो जाता है, यानी जो उसके फेलियर होते हैं, जो भी कमियां होती है,
उसको पॉजिटिव बना लेता है। जैसा मान लीजिए वो बच्चा रीट के अंदर फेल हो गया था और उसने इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर और पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन उसने सोचा यार ये बात गलत है, मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए, अगर मैं फेल हुआ हूं तो इसमें मेरी गलती है, मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूं, तो क्यों ना अब जो आगे वैकेंसी निकलेगी, मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी निकलती है, तो अब मैं अपनी तैयारी करूंगा और जो यहां पर मैं फेल हुआ था यहां पर उसको पॉजिटिव में बदल दूंगा अपना, ठीक है। तो अपनी कमियों को, अपने फेलियर को रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट में बदल देता है वो। तो ये हो जाएगा आपका कंपनसेशन। देखा है ना, मान लीजिए जो मैं पहले एग्जांपल देता था, कोई अगर लव के अंदर फेल हो गया, किसका प्यार उसको नहीं मिल पाया, तो क्या बन जाता है, कवि बन जाता है। लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़की पता नहीं क्या बनेगी, ठीक है। कवि बन जाता है, शायर बन जाता है, अलग अलग टाइप के बन जाते हैं। यानी जो यहां पर उनका जो फेलियर हुआ उसको उन्होंने पॉजिटिव यहां पर अपना रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये होता है आपका कंपनसेशन। दो समझ गए। उसके बाद तीसरी आपकी रिग्रेशन, ठीक है, ये तो ऊपर बता दी थी। रिग्रेशन में क्या होता है, इसमें कोई भी आदमी होगा वो अपने से छोटे उम्र के, यानी जो अपने से छोटे एज में होंगे उनके जैसा व्यवहार करता है। मान लीजिए जैसे वो बच्चा फेल हो गया था रीट के एग्जाम के अंदर, तो रोना शुरू कर देगा और बच्चों की तरह रोना शुरू कर देगा। अगर उसका दिल टूट जाएगा बहुत बुरी तरीके से कि मैंने मेहनत की थी लेकिन पेपर नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया, तो व्यवहार कैसे करना शुरू किया, अपने से छोटे जैसा, बच्चों जैसा रोना शुरू कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा बचा आपका लास्ट दमन, रिप्रेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है दमन, कि इसमें जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनका दमन कर दिया, करके तनाव को दूर किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, कि मैं मान लीजिए उसको गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, अब गवर्नमेंट जॉब की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसने अपने क्या काम करा, इस इच्छा का दमन करके तनाव को दूर कर दिया। छोड़ यार, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, क्या काम करेंगे, प्राइवेट जॉब ले लेते हैं या अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर अपने तनाव को दूर कर दिया। तो देखो चारों ही युक्तियां मैंने बता दी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी युक्तियां। डिटेल में इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ताकि आपके कंप्लीट हो जाए और आपका एक नंबर कंफर्म हो जाए, ठीक है। समझ गए आप इसको। अच्छा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बढ़िए आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। और आपको एक बात बता दूं, जैसा आप बच्चों ने सीटेट के अंदर मेहनत करी थी, ज्यादा मेहनत नहीं कह रहा मैं, जितनी मेहनत मैं कराऊंगा उतनी कर जाना। रीट के एग्जाम को, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप लोग इजीली पास कर दोगे, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम है नहीं। देख लेना, आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी और आपको एक सीट जरूर मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। तो यह जो पहलू है, एस्पेक्ट है, उस श्रेणी से संबंधित है। किससे संबंधित है वो आपको बताना है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स, या फिर अन्य कारक। बताओ इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखना, एग्जाम तक आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है रीट के एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसके अंदर पूछा है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है भाई। एक बात बताओ, स्कूल के घर के बाद जो दूसरा नंबर आता है किसका आता है, स्कूल का आता है दूसरा नंबर। स्कूल से बच्चा सारी चीजें सीखता है, लेकिन जो स्कूल आता है ये किस फैक्टर के अंदर आता है, ये सामाजिक कारक के अंदर आता है। भाई समाज के अंदर स्कूल आ जाएगा, बच्चे का परिवार आ जाएगा, आस पड़ोस आ जाएगा, ये सब सामाजिक कारक होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन यानी एडजस्टमेंट को बढ़ावा देती है। तीर उत्सुकता, ठीक है, यानी हाइपर एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। अपराध का जुनूनी विचार, दूसरा बीमारी का डर, या फिर फोर्थ न्यूरोटिक भय यानी कि और चिंता से मुक्त। बताओ सही आंसर क्या होगा। समायोजन से संबंधित क्वेश्चन आपके देखने को मिलता है टेट के एग्जाम में। इसका सही आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा इसको ऐसे समझो, अब आप लोग रीट का एग्जाम देने वाले हो। अब रीट के एग्जाम में भाई राजस्थान वाले तो सभी भरेंगे, अब राजस्थान के अलावा बाहर के जो स्टेट के बच्चे वो भी भरेंगे, यूपी वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, मध्य प्रदेश वाले, सब भरेंगे। अब उनको एडजस्टमेंट करनी है कि भाई रीट का एग्जाम दे रहे तो यार राजस्थान की जीके भी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान के बारे में सब चीजें जाननी पड़ेगी, पेपर का पैटर्न देखना पड़ेगा। तो यहां पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो पूछा है बढ़ावा कौन देगी। तीर उत्सुकता, उत्सुकता तो देगी लेकिन तीर उत्सुकता नहीं दे सकती। अपराध का जुनूनी विचार, यानी अपराध का जुनूनी विचार बना दोगे, यार रीट के एग्जाम में बाहर वालों के लिए कम परसेंट सीट है, हम अपराधी बन जाएंगे और गवर्नमेंट से लड़ेंगे, ठीक है, तो ये काम बिल्कुल नहीं होने का। बीमारी का डर, बिल्कुल नहीं, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के आगे। अक्सर ये आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम में। बात करते हैं,
एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण यानी पोल्यूशन के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, इसके कौन से संज्ञानात्मक क्षेत्र की व्याख्या की गई है वो आपको बताना है। विश्लेषण, संप्रयोग, समझ या फिर ज्ञान। बताओ सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा। इतनी जल्दी आंसर? पहले क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़िए, सीधे ही पहले आंसर पे लगा दिया। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई थी, एक बार दोबारा डाल दूंगा ताकि रीट और यूपीटेट वालों बच्चों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो संज्ञानात्मक क्षेत्र थे इसके अंदर इन्होंने क्या बताई थी, इसको ऐसा समझना, छोड़ो इसे, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। भाई आप लोग रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज मैं रीट को ही पकड़ता हूं, ठीक है, तो रीट के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। अब आपको मैंने बता दी मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, तो आपको पहली चीज क्या हुई, आपको नॉलेज मिल गई कि यार सचिन सर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे हम रीट के ऊपर भी, यूपीटेट के ऊपर भी, तो आपको ज्ञान मिल गया। ठीक है, अब ज्ञान मिलने के बाद दूसरा काम क्या क्या हम किया, दूसरी चीज मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाने लगा, टॉपिक समझ आ गई। ठीक है, जैसे वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझा रहा हूं तो समझ आने लगी, कॉम्प्रिहेंशन या इसको अंडरस्टैंडिंग भी बोल देते हैं दूसरा नाम। अब जब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से चीजें समझा रहा हूं, उसके बाद आपने उसको एप्लीकेशन यानी प्रयोग करना, संप्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूं इसकी आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसके बाद आपने अपना एनालिसिस किया कि यार देखो सर ने इतने क्वेश्चन बताए थे, हमें कितने आते हैं और कितने हमने गलत किए, तो आपने अपना एनालिसिस शुरू करना शुरू किया। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपके पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये। ठीक है, अब एनालिसिस करने के बाद पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, सिंथेसिस। कि मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, एग्जाम जहां पर आपका होगा, एग्जाम देने चले गए, वहां पर आपको क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब सही है गलत है वो नहीं पता। उसके बाद छठे नंबर पर हो जाएगा इवेल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन हो जाएगा, कि यानी जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है, जो चीज आपको रीड के अंदर पढ़ाई है, उसका आपको कितना आया है। ठीक है, तो इवोल्यूशन मूल्यांकन सबसे आपका लास्ट में होगा। तो ये 6 स्टेप थे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने समझाए थे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर। समझ गए इसको आप? तो जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को पहले तो उसने समझा दिया, जैसे मैंने यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी समझा दिया। उसके बाद निबंध लिखने को कहा, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई अब इन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन करो इनको, तो समझ गए आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए बढ़ते अब आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई नोट्स यूपीटेट के मैंने अभी नहीं बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। अभी मैं सिर्फ रीड के नोट्स बना रहा हूं, रीड के नोट्स बनाने के बाद मुझे टाइम मिला मैं यूपीटेट के भी जरूर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि चीज आपको वही देनी है जो बेहतरीन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लेना, और मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग जरूर फंसोगे। सीबीएसई के आंसर की कभी भी आ सकती है अब, ठीक है, टाइम वो अब आ गया है कि सीबीएसई के आंसर की आपकी कभी भी आ सकती है। अब कोई आपको ये नहीं कह सकता है भाई 1 दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, कभी भी आ सकती है आपकी। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो ctt.nic.in पर आप लोग लगातार देखते रहो, आपको कभी भी मिल जाएगी। देखिए अब इसके अंदर सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब इसमें देखो आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट पहला सही हो जाएगा। अब पहला कैसे सही हो जाएगा, अब मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव भी कह रहे हो। अब मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है, यहां पर नंबर के हिसाब से योग्यता निर्धारित होती है। जैसे हम स्कूल लाइफ में थे जब अपनी, तो जैसे 100 में से किसी के 33 आ गए, वो बंदा पास हो गया, और जो बंदा टॉप करता था मान लीजिए 99% लेकर आ गया, ये बंदा टॉप हो गया, फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर नंबर के हिसाब से योग्यता निर्धारित हो रही है, तो मेजरमेंट तो ये नहीं हो रही। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और जो कक्षा के अंदर वो व्यवहार करता है, उसकी सिर्फ जानकारी को कलेक्ट किया जा रहा है, उसको एकत्रित किया जा रहा है। तो भाई ये हो जाएगा आपका असेसमेंट, यानी कि आपका आकलन हो जाएगा। ठीक है, ये एक निदानात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें जानकारी को एकत्रित किया जाता है। आंसर आपका पहला। अब मुझे एक बात बताओ आप, आकलन और मापन, असेसमेंट और मेजरमेंट, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसके ऊपर मैं कंटेंट वाली वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है,
तो वो वीडियो तो आपको जरूर मिल जाएगी। इतना आप लोग खुद सर्च करना कि आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, असेसमेंट और इवेल्यूशन के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब तक मैं वीडियो बनाऊं तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। 5 सिद्धांत है जो एनसीएफ ने दिए थे, देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला, स्कूल से बाहर जीवन को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। जो भी स्कूल के अंदर है, क्लासरूम के अंदर बच्चों को चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको बच्चों के वास्तविक जीवन से या उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रटन प्रणाली से मुक्त किया जाइए, ऐसा बोलता है एनसीएफ 2005। तो इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी आपके सिद्धांत है। ठीक है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है जो एनसीएफ ने दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। और अच्छा, एक काम करना, जितने भी आपके चैप्टर है, जो भी आपके सीडीपी के अंदर चैप्टर पूछे जाते हैं कंटेंट वाले, यूट्यूब पे आप सर्च कर देना। मान लीजिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी चाहिए तो सर्च कर देना, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो। जैसे ये वाला चाहिए आपको असेसमेंट वाला, मेरा नाम लिख दो, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप जो जो चीज सर्च मारोगे, ठीक है, अलग से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन बच्चों की आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, वो आपको बताना है। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताओ सही आंसर आपका क्या आ जाएगा। अब तो डेली क्लास हो रही है, कल भी आपकी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हो रही है। ठीक है, कंप्लीट मैं आपका करा दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। रीड की तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कराऊंगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। यूट्यूब पे आप लोग जब जुड़े रहोगे डेली क्लास के माध्यम से, तो आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। आंसर इसमें पहला हो जाएगा, 70 से कम हो जाएगा। इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलता है, लेकिन जो 2 मैं बता रहा हूं वो बताइए। एक तो बताओ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू कितना होता है, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है। और जो औसत बुद्धि के बच्चे होते हैं, जैसा आप लोग हुए, आप लोग भी औसत बुद्धि के हो, ना कम ना ज्यादा, कोई कोई ज्यादा भी होगा, कोई कोई कम भी होगा, लेकिन मैं तो औसत बुद्धि का मान रहा हूं। इनका आईक्यू कितना होगा, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का बताओ आप लोग कितना होगा। ठीक है जी, चलो एक का मैं बता देता हूं, इसका 140 प्लस होगा। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका आईक्यू 140 प्लस होता है। ये आपका होमवर्क हो गया। औसत बुद्धि वालों का मुझे आप लोग बता दो, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके जो मैंने अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी यानी स्टूडेंट क्या है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ इसके आगे भी, क्योंकि आपके टेट के एग्जाम में, चाहे आपका यूप टेट हो, यू टेट हो, चाहे आपका रीट के एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसका बताओ आप लोग सही आंसर। 90 से ऊपर, खाली 90 से ऊपर से काम नहीं चलेगा। ये बताओ 90 से कितने तक, पूरा आंसर बताओ। आधा आंसर बताते हो। देखो, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी थे। इन्होंने जो है त्रिध्रुवीय प्रणाली दी थी, इसको मैं लिख देता हूं। इन्होंने दी थी त्रिध्रुवीय प्रणाली। देखो राइटिंग कितनी खराब है। त्रिध्रुवीय प्रणाली, इंग्लिश में बात करें तो ट्राइपोलर प्रोसेस इन्होंने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। इसमें इन्होंने 3 बताए थे, 3 चर बताए थे। जो पहला चर बताया था, जैसे मान लीजिए जो आश्रित चर होता है, तो आश्रित चर होता है भाई आपका स्टूडेंट। ठीक है, आश्रित चर स्टूडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। दूसरा जो है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर कौन होता है, टीचर होता है, अध्यापक होता है स्वतंत्र चर। और जो मध्यस्थ चर होता है, जो इनके बीच में मध्यस्थता करता है, वो होता है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस यानी त्रिध्रुवीय प्रणाली में ये 3 आपके बताए थे, बच्चा आश्रित चर, टीचर स्वतंत्र चर, और आपका पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। जॉन डीवी ने बताए थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपके लिए होमवर्क ये, जॉन डीवी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये आप लोग मुझे आंसर बताओ। जो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना होमवर्क के, ये वो क्वेश्चन है जो आपके टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर आप क्यों नहीं बता रहे, मैं तो बता दूंगा। जो कंटेंट वाली वीडियो में आपको मैं दूंगा, इनके बारे में डिटेल में सारी चीज बता दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग भी तो कुछ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और पूछा गया है जॉन डीवी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर ये सभी? भाई ये रटने का जहां पे भी दिखो इसको तो देखते गलत काट दे करो आप लोग, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में समस्या हल करने पर, करके सीखने पर किस पर बल देता है? देखो, एनसीएफ बल देता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर। जब बच्चा खुद करेगा तो सबसे ज्यादा तभी सीखेगा, ठीक है। तो आंसर इसमें पहला हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वो आपको बताना है कौन सी अवस्था में होती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आपको अवस्थाओं से संबंधित जरूर पूछा जाता है। डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो आएगी ताकि आप लोगों के सारे ही कंसेप्ट को क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो के अंदर आपके, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसके बताइए भाई, जब आप लोग थे जो वीडियो देख रहे हो, तो कौन सी अवस्था में खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि चलो यार घूमते अपने यार दोस्तों के साथ, वो आपको पूछा है। आंसर इसमें आपका लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। आंसर इसमें आपका सेकंड से हो जाएगा, जो टाइम पीरियड होता है 6 से लेके 12 साल तक के बच्चा, ठीक है। आंसर सेकंड। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विकास, एक नंबर का या 2 नंबर का जरूर आएगा आपका विकास आपके एग्जाम के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर है, डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, बेफिक्र रहिए, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। वरना मैंने बताया जितने भी आपको चैप्टर देखने हैं आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारना, जो भी आपको चैप्टर देखना है साथ में मेरा नाम लिख देना, आपको चैप्टर आ जाएगा, उसको आप लोग देख लेना, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन रीट और यूपीटेट के लिए मुझे चीजें डिटेल में डालनी पड़ेगी क्योंकि आपके एग्जाम सीटेट से थोड़ा अलग आता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा ये दोबारा से। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। वो आपको बताना है कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, भाई ये तो बिल्कुल सही है। जो भी विकास की जितनी भी अवस्था है हर अवस्था के अपने खतरे हैं, पहला सही है। विकास उकसाने देने से नहीं होता है, ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है, यही लग रहा है अभी तक। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है भाई। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी सही है, यानी आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट गलत है आपका। बाकी के तीनों स्टेटमेंट विकास से संबंधित आपके सही है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली फिर से कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का जो उछलना है सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है वो आपको बताना है। शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत का, पर्यटन और भूल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पर फोकस नहीं कर रहा मेरा, दोनों पर रहेगा, रीड के ऊपर भी और यूपीटेट के ऊपर भी। अब कहोगे सर दोनों पर कैसे रहेगा? देखो जो आपको मैं ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, ये आपके दोनों एग्जाम में ही काम आएगी, लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा आपकी जो ईवीएस हुई, पर्यावरण अध्ययन हुई, वो आपको चेंज देखने को मिलेगी, उसमें मैं आपकी अलग अलग कर दूंगा, यूपीटेट वालों की अलग और रीट वाले बच्चों की अलग कर दूंगा। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो आपके पर्यावरण अध्ययन में भी सेम पूछे जाते हैं, वो आपके मैं एक साथ वीडियो बना दूंगा। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए, जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं उसको बस करते जाना, भरोसा रखना, मैं आपका करवा दूंगा सारा कंप्लीट, ठीक है। बस आप पढ़िए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो सारी टेंशन। देखिए जो इसका सही आंसर, आपका सही आंसर है इसका आपका पहला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसने दी थी? आईपी पेवलोव ने। इसको चाहे आप लिख दो, आईपी पेवलोव ने ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग के ऊपर, एक कुत्ते के ऊपर, एक कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद रखता है और फिर जैसे खाना लेकर आता है तो अपनी बैल बजाता था, तो बैल को सुनते कुत्ता जो है एकदम एक्टिव हो जाता था, तो इसकी जीभ से लार गिरती थी, ठीक है। कई दिन तक इसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मान लीजिए ये खाना भी नहीं रखता था, लेकिन वो घंटी को बजा दे तो घंटी को सुनते ही डॉग आ जाता था एकदम। यही काम राजू के साथ हो रहा है भाई। राजू ने पहले बिजली कड़की चमकती हुई इन सबको देखा, इनसे वो डर भी गया, लेकिन जब मामला सब शांत हो गया उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो सिर्फ गर्जना सुनकर उछल गया वो। तो ये क्या है आपका? ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है जो कि आपका आईपी पेवलोव ने दिया था। इन सिद्धांत के ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाने वाला हूं आपके यूपीटेट और रीट के लिए उनको देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहां पर बात हो रही है राइट टू एजुकेशन 2009 की, में निर्दिष्ट किया गया है कि क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तो आपको रेशियो बताना है, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:30, 1:40, 1:45, 1:50। बताओ सही आंसर आपका क्या होगा। फंस गए, मुझे लग ही रहा था 30 के साथ जाओगे, 30 नहीं होगा भाई, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 200 से अधिक है, अगर 200 से आपका अधिक है तो हो जाएगा आपका रेशियो 40 का, ठीक है, आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। बाकी राइट टू एजुकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, एक बार और दोबारा से बनाऊंगा तब कि आपका रीड और यूपिटेट वगैरह के आपके कंसेप्ट ये सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल मुझे बताओ राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी यानी जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं और जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, ये आपको सही बताना है। पहले तो देख लो इसको, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कौन से होते हैं। देखो, अंतर्मुखी हुए होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, ना तो किसी से बोलते हैं, ना किसी से ज्यादा बातचीत करते हैं, ना ही अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, अपने मन ही मन करते हैं जो भी काम करते हैं, ठीक है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, ये अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इनको स्टेज पर बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, ठीक है, तो ये होते हैं आपके बहिर्मुखी होते हैं। तो ये पूछा है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो इंट्रोवर्ट से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है, यानी कि अलग है। अब पढ़ते हो ऑप्शन कौन सा है। मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी है। पहले ऑप्शन कितना बढ़िया लग रहा है, देख के गलत काट दो। दूसरा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है। देखो भाई, दूसरा आंसर सही है। मन ही मन परेशान कौन होता है, इंट्रोवर्ट, यानी जो अंतर्मुखी विद्यार्थी होता है वो मन ही मन परेशान होता है, किसी को कुछ बात शेयर भी नहीं करता, अपने तक अंदर ही रखता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो क्या काम करता है, अपनी भावना को, अपने विचार को अभिव्यक्त करता है। तो ये इस अलग उसमें परिप्रेक्ष्य में ये भिन्न हुआ, आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है, वो आपको बताना है कैसे। आंख के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य होमवर्क के आधार पर। बताइए इसे आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। टारगेट रीट में 120 प्लस का लेकर चलना। अगर 120 प्लस से कम की सोच रहे हो जो आप लोग की खाली पास करवा दो सर जी, तो पास होने से कुछ भी नहीं होगा, अभी वीडियो देखना बंद कर दो। जब तक 120 प्लस का टारगेट नहीं आएगा तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना कम से कम होना चाहिए। इससे ऊपर मतलब इससे ऊपर जितने ले आओ, 125, 30, 35 जितने ले आओ, इससे नीचे मत लाना बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी आपको लिए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, देख लेना, इनमें से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब जो क्लास 2 होगी वो जल्दी आपको लाइव मिल जाएगी, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की मैं आपकी क्लास भी लिया करूंगा डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका जो रीट है और जो आपका यूपीटेट है उसके सिलेबस को कंप्लीट कराया जा सके, ठीक है। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 2 में जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, और बताओ कितना स्कोर आप लोगों का हुआ है आज के 15 क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास को अब करते हैं बंद, कल मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब तक अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।